स्वागत है आप सभी का आज़ाद फाउंडेशन के बृहद कार्यक्रम मंथन कार्यक्रम में। तो आज हम भारत के इतिहास की उस धरती पर बैठे हैं जहां से भारत का इतिहास रचा गया, गढ़ा गया। और भारत का जो वास्तविक स्वरूप आज आप देखते हैं, वास्तविक स्वरूप की संरचना इसी धरती से लिखी गई। आज हम मगध साम्राज्य में बैठे हुए हैं। उस मगध साम्राज्य में जिसके उत्कर्ष को आप किताबों में पढ़ते हैं, आज आपको वास्तविक धरातल पर मगध साम्राज्य के बारे में भारत दर्शन के कार्यक्रम के तहत हम पढ़ाएंगे। हम आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि मंथन कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को मगध साम्राज्य के बारे में विस्तृत और व्यापक और व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हो सके। किताबों में जो चीज़ें नहीं लिखी गई, जो छूट गई हैं, जो वास्तविकता का अभाव है या जो एक भावात्मक लगाव इस क्षेत्र से नहीं उठ पाता है, उस चीज़ को लेकर के आज जो है हमारे साथ जो है यहाँ पर पिछले 30 सालों से मगध साम्राज्य की कहानियों को सब तक पहुंचाने वाले एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं। और हम चाहते हैं कि आज इनके माध्यम से मगध साम्राज्य की वो अन्य कई बातें जो हम तक नहीं पहुंच पाई हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वो अनकहे किस्से हमें समझे जाएं। बाकी देखिए, इस मिट्टी से, बिहार की इस धरती ने भारत में लगभग आप देखेंगे 600 BC में मगध साम्राज्य, इस पूरी कहानी यहाँ से चालू होती है और लगभग 600 BC तक ही जब हुणों का आक्रमण होता है भारत में गुप्त साम्राज्य में, तो लगभग 1200 वर्षों का इतिहास इस धरती में लिखा गया। और सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे जो भारत था वो शायद कभी भारत बन पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है इसी धरती से हुआ है। इसी धरती के केंद्रीय प्रशासन ने पूरे भारत में नियंत्रण रखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है जिसको आज के समय में धूमिल सा कर दिया गया है। आज जो है किसी तरीके से मगध साम्राज्य की उस परंपरा को, मगध साम्राज्य के उस इतिहास को हमें जानना चाहिए। किस तरीके से हमारे देश का केंद्रीय प्रशासन था, किस तरीके से शासन सत्ता चलती थी और कैसे ये क्षेत्र एक केंद्रीय विषय वस्तु के तौर पे बना, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं जो है एक बार सर से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को इस क्षेत्र के बारे में बताएं, जो जानकारी है वो हम सब तक संप्रेषित करें और हमारे ज्ञानार्जन को बढ़ाएं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि जो भी चीज़ें, जो भी अनुभव, जो भी जानकारी आपने इस क्षेत्र में अर्जित की है, आप हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से पूरा क्षेत्र प्राचीन काल में भारत का केंद्र बिंदु बना रहा और ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थीं जो इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाकर रखती हैं। आज इसका महत्व किस तरीके से उठाया जा सकता है? जी। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, नमस्ते, प्रणाम। जी। अब मैं इस राजा बिंबिसार का कारागृह का सैर कराता हूँ आप लोग को। जी। जो कि ये 5th सेंचुरी BC का जगह है। जी। और ओनली फॉर एक आदमी के लिए जेल थी स्पेशल, जो मगध का किंग बिंबिसार थे। मतलब उनके बेटे ने ही अपने पिता के लिए पूरी जेल बनाई है। हाँ। हम लोग बिंबिसार जहाँ पर कैद थे, राजा अजातशत्रु द्वारा, जो उनका पुत्र था, उसने ही इसको कैद कराया था और अपने पिता के लिए स्पेशली ये जेल बनाई गई थी। हाँ। तो स्पेशल एक ही आदमी के लिए जेल बनवाया गया था जो मगध का किंग बिंबिसार थे। यानी कहने का मतलब है कि अभी आप लोग मगध में हैं। जी जी। न्यूनम राजगीर है। जी जी जी। तो राजा बिंबिसार भगवान बुद्धा को मानते थे जी। उनका लड़का अजातशत्रु जैन को मानते थे जी। तो राजा बिंबिसार बौद्ध माइंडेड होने के कारण जी। बुद्ध विकास में अपने संपत्ति को खर्च कर रहे थे। जी। तो अजातशत्रु ने मना किया अपने पिता को कि ऐसा नहीं करो, ये तो चंद दिनों में सारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा और आपका नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। जी। परंतु ये बात को नहीं माने। जी। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर अपने पिता को कैद कर लिया। जी। कैद कर लेने के बाद कुछ दिन तो अंडरग्राउंड रखे अपने महल के पास। जी। उनका महल था राजगीर टाउन में बस स्टैंड के पास। जी जी जी। फिर अपने मंत्री संतरी को आदेश दिया कि एक जेल बनवा डालो। जी। राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया मेरे लिए एक जेल बनवाया जा रहा है। जी। उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे कि ठीक है भाई, मेरे लिए तो जेल बनवा ही रहे हो, परंतु ऐसा जगह जेल होना चाहिए मेरे लिए जहाँ पर से प्रतिदिन भगवान बुद्ध का दर्शन होता रहा है। जी। उनका प्रस्ताव राज दरबार में मान लिया गया। जी। तो देखा जाए सर, ये जो ऊंचा सा टीला दिख रहा है मंदिर के डाउन में, जी जी जी। इस पर्वत का नाम है गृधकूट पर्वत, यानी वल्चर पीक। जी। इसी पर लॉर्ड बुद्धा बैठकर उपदेश दिया करते थे। जी। इसलिए यहाँ पर जेल बनवाया गया था। जी। और जेल के रूम के यहाँ पर एक रूम था। जेल के रूम के बाई विंडो द्वारा एवरीडे भगवान बुद्ध का दर्शन कर रहे थे सुबह शाम। जी। इतना ही नहीं,
अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर खाना पीना भी बंद कर दिया, किसी व्यक्ति से मिलना भी बंद कर दिया। परंतु हाँ, अजातशत्रु की माँ रानी कौशल्या को यहाँ पर आने का ऑर्डर मिला था मुलाकात करने के लिए जी। वो भी कुछ खाना वगैरह लेकर नहीं आना है, तो वो किस रूप में आती थी? अपने सारे बदन में मधुमाखन लगा कर आती थी, साड़ी की पल्लू से ढक कर के, और अपने पति बिंबिसार का जिह्वा से सारा बदन को चटाती थी। तो कुछ दिन तो ऐसे जिंदा रहा। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहा करता था, उससे पूछा एक दिन राज दरबार में अजातशत्रु ने जी, कह संतरी तुम लोग ये बताओ, हमारी माँ मिलने जाती है पिताजी से, कुछ खाना वगैरह तो लेकर नहीं जाती है, क्योंकि अब तक मर क्यों नहीं रहा जी। संतरी ने जवाब देता है कि महाराज, कुछ खाना वगैरह तो लेकर नहीं जाती है, परंतु अपना सारा बदन को जिह्वा से चटाती है, न मालूम उनके बदन में क्या रहता है। फौरन आदेश जारी किया अजातशत्रु ने कि माँ को हाजिर करो राज दरबार में। एक संतरी जाता है राजमहल में, अजातशत्रु की माँ रानी कौशल्या को बुला कर लाता है राज दरबार में जी। अजातशत्रु ने बोला अपनी माँ से कि माँ तुम इस तरह की बर्दाश्त करोगी तो तुम्हें भी जाना बंद कर देंगे मुलाकात करने के लिए जी। इतना सा सवाल सुनकर समझकर अपने बेटे को जवाब देती है जी कि बेटा तुम ऐसा कुपात्र बेटा पैदा ही लिया तो ठीक है, हमारे बदन का सारा कपड़ा तुम उतार कर देख लेना, वो मंजूर है, परंतु अपने पति से मिलने जरूर जाऊंगी जी। इतना सा जवाब देती है, राजमहल में चली जाती है। अगले दिन से क्या करती है कि किसी पॉट में फल का जूस इकट्ठा करके साड़ी की पल्लू को भिगोकर इस कंधे पर लेकर यहाँ पर आती है और अपने पति बिंबिसार के मुंह में इस तरह से निचोड़ कर डाल दिया करती है। इसी बीच अजातशत्रु यहाँ पर आता है अपने मंत्री संतरी के साथ। वो बुरी तरह पिटाई करता है अपने पिता को। एक दिन इतनी बुरी तरह से पिटाई किया कि दोनों पाँव का तलवा को चाकू से काट कर नमक रगड़ दिया, फिर भी नहीं मान सके। इसीलिए अजातशत्रु का उपनाम रखा गया पितृहंता। पितृहंता जी, पिता को हनन करने वाला। तो अजातशत्रु भी तो अपने पुत्र के द्वारा वो भी खत्म किया गया। इसी बीच अजातशत्रु को एक लड़का पैदा लिया जिसका नाम रखा उदयन राजा। वो काफी खुशी मना रहे थे, धूमधाम से उत्सव मना रहे थे। उस वक्त दिमाग चेंज किया अजातशत्रु को कि आज मेरा एक लड़का पैदा लिया है तो इतना धूमधाम से उत्सव मना रहा हूँ, कल मैं भी पैदा लिया होगा तो मेरे पिता ने इसी तरह धूमधाम से उत्सव मनाया होगा। ओह माय गॉड, चलो आज पिताजी को जेल से मुक्त कर दिया जाए जी। अपने महल से अपने मंत्री संतरी के साथ चलकर आ ही रहे थे अपने पिता को मुक्ति दिलाने हेतु ढोल बाजा के साथ खुशी में। परंतु राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि अजातशत्रु फिर आ रहा अपने मंत्री संतरी के साथ, हो सकता है मुझे जान मार डालेगा, अब क्या करूं मैं, काफी घबरा गए। संजोग की बात कहा जाए, राजा बिंबिसार का हाथ में एक डायमंड रिंग था, वो चाट कर प्राण को यहीं पे सुसाइड कर लिया। अब न वो राजा रहे न वो समय रहा, दिन प्रतिदिन मिट्टी झाड़ी के नीचे दबता चला गया। थोड़ा सा आंशिक खुदाई एक जगह किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टर लॉर्ड कनिंघम ने जी 86 में जी। एक पत्थर का रूम बरामद हुआ था। इसी रूम के अंदर से एक हाथ का हथकड़ी आयरन में निकल पाया गया था, जो यहाँ से ले जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल तो नालंदा का म्यूजियम में शिफ्ट किया था, फिलहाल उसको दिल्ली के नेशनल म्यूजियम को ट्रांसफर कर दिया, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है जी। ये पूरा इतिहास था इस पूरी जेल का। इसके बाद जो उदयन अपने पिता के साथ करता है, आप सुनिए। अब जो है इस राज्य में 5 पर्वतों से चारों तरफ से घेराबंदी है जी। और 5 पर्वत कौन से हैं? और 5 पर्वत एक दूसरे से ज्वाइंट है जी, परंतु इतिहासकारों ने सभी के नाम अलग अलग रखा है जी। इसीलिए यहाँ राजधानी बसाए हुए थे ताकि बाहरी दुश्मन कोई आक्रमण न कर सके। जैसे देखिए, 1 नंबर पर्वत का नाम है विपुल गिरी। 2 नंबर का नाम है रत्नागिरी। 3 नंबर इस कोरन में उदयगिरी। 4 नंबर पर्वत का नाम है सोनागिरी। और 5 नंबर पर्वत का नाम है वैभवगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। वैभवगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी,
उदयगिरी, सोनागिरी, वैभवगिरी। तो इस राज्य में 2 पर्वत के अंदर से हॉट वाटर भी आता है जी। 1 नंबर और 5 नंबर, इसलिए कि दोनों पर्वत में सल्फर का मात्रा अधिक है, जिसके कारण हॉट वाटर आता है। सल्फर की मात्रा, जी बिल्कुल जी। अब रही बात कि अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन था जी। तो उसी तरह से अपने पिता यानी अजातशत्रु को उसी तरह से तरपा कर जान मारकर और यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र बसाया, जिसका आज पटना नाम है। जी 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 जी। तो एक ये आपका वैशाली ये क्षेत्र था, पहले वैशाली गणराज्य हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारे गणराज्य थे, चाहे वो मल्ल उस समय पावापुरी के मल्ल होते थे, लिच्छवी गणराज्य होता था। तो अजातशत्रु ने एक बार चढ़ाई की थी वैशाली के ऊपर, उसका जो मंत्री था वर्षकार, वो कुछ किस्सा आपको जानकारी में है उसके बारे में जानकारी कि किस तरीके से उसने वैशाली पे षड्यंत्र किया, वर्षकार को पहले मंत्री पद से हटाया और उसको वैशाली संघ में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद उस पूरे संघ में फूट डलवाई, और फूट डलवाने के बाद फिर उसको कमज़ोर करके आक्रमण कर दिया और वैशाली को भी मिला लिया, क्योंकि मगध साम्राज्य को धीरे धीरे विस्तारवादी नीति अजातशत्रु की थी। और आपको जैसे कि पता होगा बिंबिसार के वैवाहिक संबंध थे कौशल नरेश से, राजा प्रसेनजीत की बेटी जो है यहाँ ब्याही थी, और कौशल नरेश कहते हैं जब बिंबिसार ख़त्म हो जाता है तो काशी दहेज में मिलता है, काशी बनारसी उस समय दहेज में मिला हुआ था मगध साम्राज्य को। तो अजातशत्रु फिर उसे हथियाता है और उसको लेकर के भी बड़ी लड़ाई होती है। फिर अवंती नरेश की पूरी कहानी, जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, महिष्मती साम्राज्य जो था आपका उस समय, महिष्मती राजधानी, जैसे कि मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी या फिर पाटलिपुत्रा थी, वैसे अवंती का शासक प्रद्योत होता था उस समय। हाँ प्रद्योत, हाँ अवंती नरेश प्रद्योत होता था, और अच्छे संबंध थे इन लोगों के, अजातशत्रु से भी अच्छे संबंध थे। यहाँ पे उस समय बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग थे, बिंबिसार के दरबार में जीवक रहता था, वैद्य राज्य जीवक, आपने नाम सुना होगा, और बड़ा सर्जरी स्पेशलिस्ट थे, वो ब्रेन को जो है ब्रेन सर्जरी करते थे। तो अवंती नरेश प्रद्योत जब उनको सर में पीड़ा चालू हुई तो यहाँ से फिर उसको भेजते हैं। तो बिंबिसार बहुत ऐसा शासक हमने देखा जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सहिष्णु शासक था, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से युद्ध को प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन अजातशत्रु उनका बेटा फिर धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार नीति को अपनाता है ना। तो चलिए अब इसके माध्यम से देखिए एक बहुत बड़ा अनुभव हमारे सामने है, ये लगातार प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं चीज़ों की, लगातार लोगों को गाइड करते रहे हैं, और मगध साम्राज्य को जितने करीब से इन्होंने जाना है, हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है, तो आज हम भी आए हैं इस मिट्टी में इतिहास के पन्नों को ढूंढने के लिए। आज आपको यहाँ से भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत 16 महाजनपदों के बारे में और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इतने टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। मैं आपको हर्यक वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको कर्ण वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको नंद वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, और मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल में जो आपके शासक आए, चाहे वो आपके हिंद यूनानी विदेशी आक्रमण हुआ हो, चाहे इसके बाद शक आए हों, पल्लव आए हों, कुषाण आए हों, या फिर जो अन्य जो छोटे स्थानीय शासक थे, इसके बाद फिर जो विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है उसके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा कि मौर्य साम्राज्य को हम सेपरेट पढ़ें। मौर्य साम्राज्य अपने आप में बहुत विस्तृत है, और उसके जो तीनों शासक है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे सम्राट अशोक हो, या उनके उत्तराधिकारी हो, इस साम्राज्य को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद शुंग वंश आता है, हाँ मौर्य वंश के बाद शुंग वंश जो पुष्यमित्र शुंग होता है उसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो और उसके बाद आपका कर्ण वंश है। तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल से एक एक चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से आपको मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ाऊँ, बाद में गुप्त वंश और मौर्य काल, इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले सेशंस में। तो चलिए भारत दर्शन के इस कार्यक्रम को आज़ाद आईएएस अकेडमी में आप सभी देखेंगे, प्रतीक्षा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।